बताएंगे आपको कि मकान संपत्ति चैप्टर में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि हमारा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, पीछे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें जो एक्सरसाइज 7 नंबर क्वेश्चन है उसको हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन जो हमारा बुक है वो 2022-23 का आपके पास होना चाहिए। हम देख लीजिए, आपके पास पुराना बुक नहीं होना चाहिए, न्यू बुक होना चाहिए, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जैसे दिया है कि मिस्टर ए मुंबई में एक बड़े मकान के स्वामी हैं, यानी कि जो मिस्टर ए था उसके पास एक घर था जो कि मुंबई में था और उस बड़े से घर का वो मालिक था। फिर जो रहने के लिए किराए पर उठा हुआ है और जिसमें भिन्न भिन्न आकार के 2 फ्लैट है। अब देखिए, मिस्टर ए जो था मुंबई में एक बड़े से घर का मालिक था, एक बहुत बड़े घर का मालिक था, बहुत बड़ा मकान का वो मालिक था। और वो जो उसका जो मालिक था वो और अपना जो घर था उसका, उस घर में 2 भिन्न भिन्न आकार के फ्लैट था, यानी कि जो 2 मंजिल था या हम 2 कमरे के हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। तो पहला कमरा थोड़ा सा छोटा था और दूसरा कमरा थोड़ा सा बड़ा था, यानी कि जो हमारा दोनों कमरा था वो दोनों कमरा साइज के हिसाब से दोनों सेम नहीं था, भिन्न भिन्न आकार के। इसका मतलब अलग अलग साइज का 2 कमरा था उसके पास और दोनों को किराए पर उठाया था। वे 5,000 तथा 7,000 मासिक किराए पर क्रमशः उठाए गए हैं, यानी कि उसका जो भिन्न भिन्न आकार के 2 फ्लैट था उसको एक को 5,000 रुपये मासिक किराए पर उठाया है और दूसरे को 7,000 मासिक किराए पर उठाया है। पहले वाले का 5,000 किराया है और दूसरे वाले का 7,000। इससे हमें ये पता चलता है कि जो पहला वाला घर है या पहले वाला फ्लैट है वो थोड़ा छोटा है और दूसरे वाला फ्लैट थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जब वो किराए पर दिया तो पहले वाले फ्लैट का उसका जो किराया उसको मिला या जो उसका वास्तविक किराया था वो 5,000 था और दूसरे कमरे का या दूसरे फ्लैट का उसका 7,000। तो जो बड़ा फ्लैट होगा उसका 7,000, तो छोटा फ्लैट होगा उसका 5,000। तो अपने को यही से पता चलता है कि जो पहला फ्लैट था उसका या पहला कमरा वो उसका 5,000 किराया है, वास्तविक किराया जो अपना छोटा है, और दूसरा जो अपना 7,000 पर मंथ उसको मिलता है, जो दूसरा फ्लैट है वो अपना बड़ा है थोड़ा सा। तो साइज के हिसाब से रेंट भी सेट कर दिया उसका वास्तविक किराए को। मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 96,000 रुपए। अब जो उसका पूरा घर था, पूरा बिल्डिंग का जो नगर पालिका मूल्यांकन है वो 96,000 है। इस 96,000 को हमें दोनों फ्लैट में अलग अलग बांटना है। अब यहाँ पे किस तरीके से बांटेंगे? जो दोनों फ्लैट हैं उस दोनों फ्लैट का आकार सेम नहीं है, अलग अलग है, एक का छोटा दूसरे का बड़ा। तो जो नगर पालिका मूल्य है हम भी इसको आधा आधा प्रॉपर नहीं दे सकते, मतलब 50-50% आधा आधा हम बांट के नहीं बना सकते इसको। जो नगर पालिका मूल्य है उसको भी हमें वास्तविक किराए के अनुपात में बांटना पड़ेगा, क्योंकि जो वास्तविक किराया है वो पहले वाले का 5,000 और दूसरे वाले का 7,000 है। दोनों फ्लैट का अलग अलग है, क्योंकि दोनों का आकार या साइज जो है कि भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इस कारण से वास्तविक किराया नगर पालिका मूल्यांकन पूरा साइज के हिसाब से बढ़ जाएगा। वहां पे कर की जो दर है वो 15% वार्षिक, यानी कि जो नगर पालिका मूल्यांकन का 15% हमें लगाना है नगर पालिका कर, क्योंकि नगर पालिका कर चुकाया जाता है तो हमारा जो नगर पालिका मूल्यांकन होगा उसी का 15% काट के उसका नगर पालिका कर हम चुका देंगे। मकान के संबंध अन्य में निम्न प्रकार दिया है। नंबर, मकान नया बना है और 1 अप्रैल 2017 को बनकर तैयार हुआ है। मकान 1 अप्रैल 2017 को बनकर तैयार हुआ है और मकान न्यू बना है। नंबर दिया है 1 अप्रैल 2014 को मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए का ऋण पर इस वर्ष का 10% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपए का ब्याज हुआ है, यानी कि उसने 1 लाख रुपए का ऋण लिया था 1 अप्रैल 2014 को, जिस पर ब्याज बना है 10% की दर से 10,000 रुपए वर्ष का ब्याज बना है। पिछले 3 वर्षों में भी ब्याज दिया गया परंतु कटौती की मांग नहीं किया है। फिर आगे दिया है दूसरा फ्लैट गत वर्ष में 3 महीना खाली भी रहा, यानी कि हमारा पहला फ्लैट और दूसरा फ्लैट, जो दूसरा नंबर फ्लैट है वो 3 महीने खाली रहा हुआ है। उसने 700 रुपए का संग्रहण व्यय मांग किया परंतु वर्ष में वास्तव जो व्यय किया है वो 500 रुपए हुआ है। अब संग्रहण व्यय हो या भूमि का किराया हो, भूमि का लगान हो या कुछ भी हो, बीमा प्रीमियम, हम किसी भी खर्चे को यहाँ पे माइनस नहीं करते, कोई भी खर्चा का स्वीकृत नहीं है। मकान संपत्ति चैप्टर का एक नियम है यहाँ पे
गिना चुना खर्चा यहाँ पे माइनस होता है। उसके अलावा बहुत सारे खर्चा हमें घुमाने के लिए एक्स्ट्रा हमें दिया रहता है, जो बहुत साल पहले काम होता था, लेकिन अभी वो सब नियम में चेंजेस आ गए हैं, परिवर्तन हो गए सारे नियम पे, तो अभी वो चीज़ कोई काम का नहीं रहता है हमारा, किसी भी खर्च को हमें माइनस नहीं करना। गिना चुना 4-5 खर्चे हैं जो हमारा सबसे नगर पालिका कर, उसके बाद 30% मानक कटौती वार्षिक मूल्य का, उसके बाद अप्राप्त किराया नियम 4 की शर्तें पूरी होती है, इतना हमें माइनस करना है। उसके बाद अप्राप्त किराया अगर प्राप्त होता है तो उसे हमें प्लस करना है। क्योंकि देखिए जो मकान संपत्ति चैप्टर है इसका जो मेन फॉर्मेट आपको मैं बता चुका हूँ, जो नेक्स्ट अगले वीडियो में जो अपलोड हो चुका है यहाँ पे, मकान संपत्ति की गणना कैसे करना है या फिर ऋण पर ब्याज की गणना किस प्रकार से करना है, ये सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, वहां से देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी खर्चा माइनस नहीं हो गया। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए उसकी मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 का बुक आपके पास होना चाहिए, और 2022-23 के लिए जो अपने को मकान संपत्ति से आय की गणना करने यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हमें सबसे पहला जो ध्यान में रखने वाली बात है कि जो मिस्टर ए था जिसका मुंबई में एक मकान था, और उस मकान का भिन्न भिन्न आकार के 2 फ्लैट थे, यानी कि जो घर था उस घर का साइज, उसके घर में 2 फ्लैट था। अब 2 फ्लैट का जो साइज है वो एक जैसा नहीं था, दोनों का अलग अलग था, पहले का थोड़ा छोटा, दूसरे का थोड़ा बड़ा साइज है। तो साइज के हिसाब से हमें क्वेश्चन यहाँ पे रेडी करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मान लीजिए ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड अपना उसका मिस्टर ए का घर है यहाँ पे, और इसको हम लोग उसके साइज के हिसाब से दोनों फ्लैट को बांट देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से बांट देते हैं। तो देखिए फ्लैट, अब फ्लैट ये पहला फ्लैट है, दूसरा फ्लैट है, ऐसा मान लीजिए आप। ये जो हमारा बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड मिस्टर ए का भवन है, मान लीजिए उसका मकान है बड़ा सा, उसमें 2 फ्लैट है भिन्न भिन्न आकार के। भिन्न आकार मतलब दोनों का जो आकार है और जो साइज है बराबर नहीं है, इसीलिए उसको भिन्न आकार बुलाते हैं। तो पहले वाला थोड़ा छोटा, जिसका किराया पर मंथ 5000 है, और दूसरे वाले का किराया 7000 है, क्योंकि ये इस मकान का, इस फ्लैट का साइज जो है बहुत बड़ा है, इसकी तुलना में बड़ा है, इस कारण से इसका रेंट भी ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है। अब देखिए हमें दोनों कमरे को किराए पर उठाना है, और ये जो दूसरा वाला फ्लैट है, दूसरा वाला फ्लैट 3 महीना खाली था गत वर्ष में, तो 3 महीना खाली भी करना है हमें। तो सबसे पहले हम पहला फ्लैट को देखते हैं। यहाँ पे फ्लैट, पहला फ्लैट है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नगर पालिका मूल्य। अब नगर पालिका मूल्य टोटल दिया है हमारा 96,000 रुपए। नगर पालिका मूल्य पूरा टोटल 96,000 रुपए दिया है। इस 96,000 को हम आधा इसमें आधा इसमें से नहीं बांट सकते। रीजन ये है क्योंकि दोनों कमरे का साइज बराबर नहीं है, इसका छोटा है और इसका बड़ा साइज है। यहाँ पे इसका रेंट भी वास्तविक किराया 5,000 थोड़ा कम है, इसका 7,000 थोड़ा ज्यादा है। तो उसी के अनुसार हमें वास्तविक किराया से जो रेंट वास्तव में उसको मिलता है, उसी वास्तविक किराया से अनुपात निकाल के इस नगर पालिका मूल्य यानी जो 96,000 इसको बांटना है और दोनों कमरे को दे देना है यहाँ पे। तो जो उसका वास्तविक किराया था पहले वाले का 5,000 अनुपात दूसरे वाले का 7,000। अब यहाँ पे 0 काट दीजिए, 5/7 और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। तो पहला फ्लैट के लिए हो जाएगा 5/12 और दूसरे फ्लैट के लिए हो जाएगा 7/12। इस अनुपात में हमें इस 96,000 को बांटना है, ठीक है। उसका जो वास्तविक किराया था हमें उसके वास्तविक किराए के अनुसार हमें एक अनुपात निकालना पड़ेगा। एक अनुपात निकालेंगे, उसी अनुपात के हिसाब से हमें नगर पालिका मूल्य को बांटना है। हम इसमें आधा इसमें आधा नहीं बांट सकते, ठीक है। आधा नहीं बांट सकते क्योंकि घर का साइज भी एक जैसा नहीं था, इसका आधा नहीं बांट सकते। इसके वास्तविक किराए के अनुपात में ही हमें बांटना पड़ेगा। वास्तविक किराया 5,000, इसका 7,000, 0 कट गया, 5/7 बच गया, तो 7 + 5 कितना होगा 12। तो पहले का 5/12 और दूसरे का 7/12, और इसी अनुपात में हमें नगर पालिका मूल्य को बांटना है। अब नगर पालिका मूल्य टोटल था 96,000 का 5/12 कर देना है, और फिर 96,000 का 7/12। इस तरीके से हमें यहाँ पे नगर पालिका मूल्य को निकालना है और इसमें लिखना है। तो नगर पालिका मूल्य हम लोग काटेंगे यहाँ पे 96,000 गुना 5/12, तो आया है 40,000। इसका जो आया है वो
40,000 और इसका 96,000 गुना 7/12, इसका है 56,000 रुपए। ठीक, इसका है 56,000 रुपए और इसका है 40,000 रुपए। दोनों को हम लोग साइज के हिसाब से उसके वास्तविक किराए के अनुपात के हिसाब से हम बांट देंगे। तो उसी को हम देखेंगे नगर पालिका मूल्यांकन यहाँ पे 40,000 रुपए। नगर पालिका मूल्यांकन के बाद उचित किराया था जो क्वेश्चन में नहीं दिया है, उसके बाद मानक किराया जो क्वेश्चन में नहीं दिया, अगर आता तो हम उसको लिखते। इसके बाद हम करेंगे वास्तविक किराया है, वास्तविक किराया। अब इसको वास्तविक किराया कितना मिलता है, इसको वास्तविक किराया पे मिलता है 5,000 रुपए पर मंथ। तो 5,000 का अगर हम 12 महीने से गुना कर दें, क्योंकि पहला जो फ्लैट था वो पहला फ्लैट गत वर्ष में पूरा 12 महीने किराएदार थे, 1 महीने में यहाँ पे खाली नहीं था, पूरा 12 महीने का किराया इसको मिला। तो 12 पंजे 60,000। अब इन दोनों में से कौन सा राशि सबसे बड़ा है या कौन सा अधिक है, यहाँ पे 60,000। तो 60,000 को हमें नीचे उतारना है। यह हो जाएगा आपका सकल वार्षिक मूल्य। इस सकल वार्षिक मूल्य में से हमें काटना पड़ता है नगर पालिका कर, जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 15% की दर से काटना है। तो हमें यहाँ पे माइनस करना है नगर पालिका कर। नगर पालिका कर कितना परसेंट से, 15% से। किस चीज को 15% काटेंगे, जो भी हमारा नगर पालिका मूल्य रहेगा उसी का हम 15% काटेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे। तो नगर पालिका मूल्य जो है यहाँ पे 40,000 था, 40,000 का काटेंगे हम लोग 15%। तो 15% हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 × 4 = 6,000 रुपए का हमारा नगर पालिका कर आ जाएगा। अब 96,000 से 6,000 को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा ये 54,000 रुपए आ जाएगा। पूरा 54,000 रुपए हमारा वार्षिक मूल्य निकल जाएगा यहाँ पे, वार्षिक मूल्य। हम सकल वार्षिक मूल्य में से जैसे ही नगर पालिका कर घटा दिए, हमारा जो राशि आया उसको हम बोलेंगे यहाँ पे वार्षिक किराया। वार्षिक किराया आ गया। इसी वार्षिक किराया से हमें काटना है मानक कटौती 30% से, माइनस 30% मानक कटौती। किस चीज का 30% काटेंगे, जो भी हमारा वार्षिक मूल्य रहेगा उसी का 30% यहाँ पे काटा जाता है। तो इसी 54,000 का हमें 30% मानक कटौती काटना है। 54,000 का 30% अगर हम काटेंगे, 54,000 का 30% तो आता है 16,200 रुपए। अब 16,200 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो बचेगा 37,800 रुपए, 37,800 रुपए का। अब हमें माइनस करना है यहाँ पे ऋण पर ब्याज, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्टेप बाय स्टेप है यहाँ पे कि सबसे पहले नगर पालिका कर घटता है जो आता है वार्षिक मूल्य होता है, उसके बाद हम जो घटाते हैं 30% मानक कटौती जो वार्षिक मूल्य की काटा जाता है, उसके बाद जो राशि आता है उसमें से हमें ऋण पर ब्याज घटाना पड़ता है, उसके बाद हमें अप्राप्त किराए की राशि घटाना पड़ता है। तो हम लाइन बाय लाइन चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बाद हम माइनस करेंगे ऋण पर ब्याज। अब जो ऋण पर ब्याज है उसकी गणना हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। अब ऋण पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे यहाँ पे, एक तो हमारा आता है गत वर्ष का और दूसरा है हमारा निर्माण अवधि का ब्याज। निर्माण अवधि, गत वर्ष और निर्माण अवधि दोनों अवधि का हमें ब्याज निकालना है और यहाँ से माइनस करना है, तब ब्याज हमें चुकाना पड़ेगा। अब ऋण पर ब्याज की गणना यहाँ पे करेंगे। कितने लाख का ऋण लिया था उसने, ऋण लिया था उन्होंने 1 लाख रुपए का ऋण लिया था, 1 लाख का ऋण लिया है और उस पर कितना परसेंट की दर से ब्याज चार्ज होता है, 10% की दर से। तो 1 लाख का 10% काट देंगे, आएगा यहाँ पे 10,000 रुपए, यहाँ का आ गया है। उसके बाद देखो गत वर्ष में कोई झमेला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख का ऋण था 10% की दर से चार्ज होता है, 1 लाख का 10% 10,000 खत्म है यहाँ पे। उसके बाद निर्माण अवधि आता है। निर्माण अवधि भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा उसमें झमेला होता है कि महीने देना पड़ता है, बहुत आसान है। तो ये 1 लाख यहाँ पर भी 1 लाख का ऋण लिया यहाँ पे,
गुना 10% गुना कितना महीना यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक, कितना महीना यहाँ पे निकालना है हमें। उसके बाद इसके ब्याज को हम 1/5 किस्त में पेमेंट कर देंगे कि हम बैंक को डायरेक्ट एक मुश्त राशि भुगतान नहीं करते ब्याज का, 5 किस्तों में पेमेंट करते हैं। ये जो निर्माण अवधि का ब्याज रहता है उसी को। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे निर्माण अवधि कितना निकलता है, कितना महीना, 12, 24, 36, 48, कितना महीना। तो यहाँ पे ऋण जो लिया है वो 1 अप्रैल 2014 को मकान बनाने के ऋण लिया है और 1 अप्रैल 2015 को ही 2017 को बनकर तैयार हो गया है। तो हमें 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 1 अप्रैल 2017 तक का हमें डेट को गिनना है, अवधि को गिनना है, निर्माण अवधि को। निर्माण अवधि यहाँ पे 2014 से 17 तक का गिनना है। तो 1 अप्रैल 2014 को ऋण लिया, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और 17 तक चलते रहना है हमें। तो 31 मार्च 2015, फिर 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, फिर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। अब 31 मार्च 2017 के बाद हमारा आता है अप्रैल, 1 अप्रैल 2017। यहाँ पे हमारा मकान बनकर तैयार हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च, यहाँ पे हमारा 12 महीना कंप्लीट, यहाँ पे भी हमारा 12 महीना कंप्लीट, यहाँ पे भी हमारा 12 महीना कंप्लीट। ये 12 महीना पूरा कंप्लीट हो गए। अगले साल के पहला महीना भी कंप्लीट कर दिया हमने 1 अप्रैल। इस अप्रैल महीने में लग गया, मतलब ये वाला साल पूरा 31 मार्च कंप्लीट कर दिया। 31 मार्च कंप्लीट करके जंप कर गए इसमें आगे, यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 में आया, लेकिन ये वाला साल अभी कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये वाला काट हो यहाँ पे 1 महीना हो रहा है, तो बाकी 11 महीना बचे। ये वाला साल नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ से पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 महीना टोटल यहाँ पे 36 महीना। इस तरीके से हमें डेट को गिनना है। ये डेट गिनना सबसे आसान भी है, लोगों को इसी में कंफ्यूज होता है, क्या है समझ नहीं आता कितना आसान है। यहाँ ऋण यहाँ पे लिया और यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ तक हमें सर्कल बनाना है। अब जितना साल पूरा होता है कंप्लीट करते हैं, इनकी जितने सारे वर्ष यहाँ 31 मार्च को टच कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, उतने को गिनना है। अब ये वाला वर्ष में शुरू में ही खत्म हो गया, यहाँ पे मतलब मकान यहीं पे बनके तैयार हो गया, 31 मार्च को टच नहीं कर पाए घर का, इस कारण से वाला साल कैंसिल। अब ऊपर का जितना सारा वर्ष जो 31 मार्च को टच कर गया, पूरा साल कंप्लीट कर गया, उन्हीं को गिनना है यहाँ पे। अब एक चीज और बता दो यहाँ पे कि जो अप्रैल महीना में स्टार्ट हुआ है हमने ऋण लिया, यहाँ पे कुछ भी महीने को किसी भी महीने को नहीं ले सकते, उस समय कोई मतलब नहीं है। अप्रैल लिया हमने, अक्टूबर ले सकते हैं, सितंबर ले सकते हैं, कुछ भी ले लिया हमने, जून जुलाई कुछ भी ले चलेगा। तो यहाँ पे जो भी महीना रहेगा उससे यहाँ पे कितने 8 महीना 4 महीना, यहाँ पे 12 महीना आया है फिलहाल, लेकिन 8 महीना 2 महीना 4 महीना कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे वाला यहाँ पे इसके बाद जितना सारा वर्ष यहाँ पे रहेगा, मतलब ये वाला वर्ष भी कभी भी स्टार्ट होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो 31 मार्च है वो पूरा कंप्लीट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला वर्ष, ये वाला वर्ष और ये वाला वर्ष तीनों में यहाँ पे 31 मार्च कंप्लीट किया। 31 मार्च कंप्लीट करने के बाद अप्रैल 2017 आया, लेकिन ये वाला साल कंप्लीट नहीं हुआ, इस कारण से वाला कैंसिल। बाकी ऊपर का 3 साल कंप्लीट है, तो 12 या 36 महीना हो गए। तो इसको हमें लिखना है 36/12। इस तरीके से हमें पूरा काटना है, यहाँ का ब्याज हमें निकालना है कितना आता है यहाँ पे। तो 1 लाख का ले लिया है 10% गुना 36/12 गुना 1/5 6,000 रुपए। 6,000 रुपए यहाँ का ब्याज बन रहा है। अब टोटल कितना ब्याज बन रहा है यहाँ पे 10,000 और 6,000 16,000 रुपए का ब्याज बन रहा है। अब 16,000 को हम घटा देंगे यहाँ से, 16,000 को हम घटा देंगे 37,800 से, तो बचेगा 21,800 रुपए यहाँ पे। 21,800 रुपए का हमारा टोटल मकान से आय बचेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे एक गलती कोई मत करना है। यहाँ पे देखो ऋण पर ब्याज है 10,000, लेकिन इस मकान का हिस्सा कितना है यहाँ पे, इस मकान का हिस्सा था यहाँ पे 5/12 भाग। इस मकान का हिस्सा था 5/12 भाग और इस मकान का हिस्सा था 7/12 भाग, क्योंकि जो नगर पालिका मूल्यांकन हम काटे थे उसका
वास्तविक किराए का अनुपात लेके काटे थे। तो यहाँ पे जो ऋण पर ब्याज है वो ऋण पर ब्याज में भी इसको हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो 10,000 निकला है इस 10,000 में 5/12 निकाला जाएगा और जो 6,000 यहाँ पे निकला है इसमें भी 5/12 हिस्सा इसको दिया जाएगा। अब यहाँ पे 10,000 का 5/12 काट के निकालना है हमें। 10,000 का 5/12 आएगा 4,167 रुपए और यहाँ पे आएगा 6,000 का 5/12 2,500 रुपए। अब टोटल जो ब्याज बन रहा है 4 तो 6,000, टोटल जो ब्याज बन रहा है वो 6,667 रुपए का ब्याज बन रहा है। इन दोनों का मिला के जो ब्याज बन रहा है वो 6,666 रुपए ब्याज बन रहा है। फिर हम इस आय से घटा देंगे इसमें 6,667 माइनस 33,800 रुपए तो आएगा 31,133। तो यहाँ पे जो आएगा 31,133 रुपए हमारा मकान से आय निकल जाएगा। यहाँ पे मकान से आय 31,133 रुपए यहाँ पे निकल जाएगा। तो इस प्रकार से गणना करना जो इस घर का जो हिस्सा था, क्योंकि घर थोड़ा छोटा था तो इसके भी कितना आया था 5/12 हिस्सा आया था, तो उसी का हिस्से इसको देना पड़ जाएगा। तो ऋण पर जब ब्याज निकालेंगे इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऋण पर ब्याज हमें निकालना है 10% गत वर्ष में तो निकालेंगे 10,000 रुपए, लेकिन इस घर का हिस्सा 5/12 भाग था तो इसको काट के देना पड़ेगा। उसके बाद जो निर्माण अवधि है, निर्माण अवधि में भी 1 लाख का 10% और 36 महीना जो हम यहाँ से निकाले हैं, फिर 1/5 किस्त में पेमेंट करते हैं। उसके बाद हम 5/12 हिस्सा इसको ऋण पर ब्याज देंगे, क्योंकि घर का हिस्सा जो है 5/12। तो इस तरीके से दोनों ब्याज को हम जोड़ेंगे, हमें आएगा 6,667 रुपए, माइनस कर देंगे आंसर आएगा 31,133 रुपए। ठीक, उसके बाद हम इसी तरीके से सेकंड नंबर को बनाएंगे। सेकंड नंबर पे सेम बनेगा यहाँ पे, लेकिन ये वाला घर जो है ये 3 महीना खाली पड़ा था। तो 12 महीने में से अगर 3 महीने किराएदार नहीं रहेगा, घर खाली रहेगा, तो 9 महीने उसमें किराएदार रहेंगे यहाँ पे। ठीक, अगर 12 महीना का हमारा साल भर में है तो 12 महीने में से 3 महीने खाली और किराएदार नहीं था, तो कितना बचेगा 9 महीना। 9 महीने किराएदार अपने घर में रहेंगे, तो उसी का हमें यहाँ पे निकालना है। तो नगर पालिका मूल्यांकन कितना होना चाहिए यहाँ पे? नगर पालिका मूल्यांकन जो 96,000 था, उस 96,000 को हम 7/12 भाग में बांटे थे, तो कितना आया था 96,000 को हम बांटे 7/12 में आया था 56,000 रुपए। ये 56,000 रुपए, तो नगर पालिका मूल्य ये 56,000 रुपए। पर एक बात देखिए आपने, ये जो 56,000 रुपए ये पूरा साल भर का अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 महीने खाली है, तो 9 महीने का निकालना पड़ेगा हमको। इस कारण से यहाँ पे हम लोग 9/12 कर देंगे इसको, कि 9 महीने का हम निकाल लेंगे। जो है 56,000 पूरा साल भर में, तो हम लोग 9 महीने में कन्वर्ट जैसे करेंगे 9/12 से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसको चेंज करेंगे, 9 महीना में परिवर्तन करेंगे, इसीलिए गुना 9/12। तो आगे यहाँ का ये 42,000 रुपए नगर पालिका मूल्य हो गया है। इसके बाद वास्तविक किराया सेम जैसे ऐसे बनेगा, बस उसका हिस्सा 7/12 भाग और कुछ नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे वास्तविक किराया कितना मिला था इसको घर से? वास्तविक किराया 7,000 मिला था, परंतु पूरा 12 महीने का किराया इसको नहीं मिला, क्योंकि इसके घर में 9 महीने किराएदार थे, 3 महीने नहीं थे, खाली छोड़ के चले गए थे, तो इसको 9 महीने का ही किराया मिला। तो साथ में यहाँ पे 63,000 रुपए ही इसको किराया मिला। अब 42 और 63 दोनों में जो सबसे अधिक रहेगा उसको हमें नीचे उतारना है, तो 63,000 यहाँ पे अधिक है, तो 63,000 उतार दिया। ये हो गया अपना सकल वार्षिक मूल्य। सकल वार्षिक मूल्य, इसमें से हम घटाएंगे नगर पालिका कर। अब नगर पालिका कर जो है कि नगर पालिका मूल्य का 15%।
अब नगर पालिका मूल्य कितने देखिए यहाँ पे 56,000 है कि 42,000 है, कौन सा लेंगे? नगर पालिका कर हमेशा 12 महीने का दिया जाता है, कोई 9 महीने कोई 10 महीने। हमारे घर में किराएदार 10 महीना रहे 9 महीना रहे वो किराएदार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर जब इनकम टैक्स चार्ज करेंगे वो ये देखने नहीं आएगी कि किराएदार हमारे घर में कितना दिन था या कितना महीना था। एक बार घर किराए पे उठ गया मतलब 12 महीने का आपको टैक्स ऑफिस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नगर पालिका कर जो है हमें हमेशा 12 महीने का चुकाना है। नगर पालिका को हमें जब कर चुकाना है तब 12 महीने का डायरेक्ट चुकाएंगे। नगर पालिका वाले हमें हमारे पास वो देखने नहीं आएंगे कि हमारे घर में कितना महीना वहाँ पे किराएदार थे कितना महीना नहीं थे। तो हमारा जो 56,000 पूरा साल भर का नगर पालिका मूल्य है उसी पे हमें 15% काट के नगर पालिका कर चुकाना है। तो यहाँ पे हमारा नगर पालिका जो मूल्य था वो 56,000 था, इसका हम काटेंगे 15%। 56,000 का हम काटेंगे 15% तो आएगा 8,400 रुपये। 8,400 का हम माइनस कर देंगे, 63,000 से 8,400 माइनस कर देंगे तो आएगा 54,600 रुपये। ये हो जाएगा हमारा वार्षिक मूल्य। जैसे सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर घटा देंगे जो आएगा राशि हमारा वो वार्षिक मूल्य आएगा। इसी वार्षिक मूल्य में से 30% मानक कटौती घटाना है। मानक कटौती 30% से अब जो वार्षिक मूल्य रहेगा उसी का यहाँ पे 30% मानक कटौती घटाना है। अब वार्षिक मूल्य यहाँ पे 54,600 था, उसका 30% यहाँ पे मानक कटौती काटना है। इसका आया 16,380 रुपए। अब इसी में से फिर इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 38,220 रुपए। 38,220 रुपए यहाँ पे हमारा बचेगा। इसमें से हमें घटाना है ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज सबसे पहला हमारा गत वर्ष का और दूसरा हमारा निर्माण अवधि का। निर्माण अवधि का तो गत वर्ष में कितना ऋण उन्होंने लिया था? टोटल 1 लाख का ऋण लिया था। टोटल 1 लाख का ऋण लिया है और 10% से लिया है और ऊपर से इस घर का हिस्सा कितना है? 7/12 हिस्सा। तो 7/12। किसी का अगर पूछना है कि 7/12 और 5/12 कहाँ से आ रहा है, जो हमारा वास्तविक किराया था जो हम नगर पालिका को बांटने के लिए निकाले थे कि 7,000 अनुपात इधर 5,000 अनुपात 7,000 0 कट गया था, 5 अनुपात 7 आया था। तो पहले का 5/7 प्लस 5, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। तो पहले का 5/12 और दूसरे का 7/12। तो एक ही से आ रहा है 5/12 उस घर में गया था और 7/12 इस घर का हिस्सा आ रहा है। ठीक है, तो 5/7/12 में कंफ्यूज नहीं होना कि कहां से आएगा। जो वास्तविक किराया था उसी का अनुपात यहाँ पे निकाला गया है। फिर इसको यहाँ पे काट के निकालना है 1 लाख का 10% और 7/12 हिस्सा तो आएगा 5,833। उसके बाद निर्माण अवधि में 1 लाख गुना 10% ऊपर से कितना महीना यहाँ पे 36 महीने निकल रहा है। हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वही काम चलेगा यहाँ पे क्योंकि घर एक ही था, यहाँ पे एक ही घर के लिए दिया था और एक ही डेट है उसका। तो यहाँ पे भी हमारा 36 महीना 36/12। अब जो ऋण आप यहाँ पे निर्माण अवधि होता है उसकी ब्याज को हम बैंक वाले को 5 किस्त में पेमेंट कर देंगे। इस कारण से 1/5 हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा गुना इस घर का जो हिस्सा था वो 7/12 था। तो 7/12 हम यहाँ पे और करना है। तो यहाँ पे 1 लाख का 10% इंटू 36/12 इंटू 1/5 किस्त इंटू 7/12 हिस्सा घर का तो 3,500 आ रहा है। अब दोनों ब्याज को हम जोड़ देंगे, दोनों ब्याज को मिला के कितना होगा यहाँ पे 5,833 प्लस 3,500 तो आ रहा है 9,333 रुपए। अब इसमें से हम घटा देंगे ब्याज को तो जो हमारा आंसर बचेगा वो 220 घटा देंगे तो यहाँ पे बच रहा है 28,800
87, 28,887 रुपए यहाँ पे बच रहे हैं हमारा मकान से आए। ठीक, इस घर से हमारा 31,133 और इस घर से हमारा इनकम हो रहा है 28,887। अब टोटल घर से हमें कितना इनकम हो रहा है, तो यहाँ पे जगह नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे बना दो मैं मकान फर्स्ट प्लस मकान सेकंड। मकान फर्स्ट से इनकम हुआ है 31,133 प्लस दूसरे मकान से जो इनकम हुआ है वो 28,887। टोटल मिला के 31,133 60,020 रुपए। 60,020 रुपए मकान से आय हो रहा है। टोटल जो मकान से हमारा आय हो रहा है 60,020 रुपए आ रहा है। इस प्रकार से हम बनाएंगे, बहुत आसान है। आपके ये तो प्रोसेस एकदम आसान है। लोग को दिक्कत चलता है कि ये 36/12 कहां से आया है, 36/12, तो वही महीने गिने थे हम लोग यहाँ पे सर्कल बना के, ठीक है, कि कब ऋण लिया और कब मकान बनकर तैयार हो गया, दोनों के बीच का जो डेट निकाले थे हम लोग गिन के 36/12 है। आप लोग पीछे जो वीडियो है इससे करके देख सकते हैं दोबारा उस चीज को कैसे काटा गया था पे। और एक चीज क्या है कि न्यू आया था कि 5/12 यहाँ पे न्यू आया था और यहाँ पे 7/12 न्यू आया है। ये कोई न्यू चीज नहीं है, वो पुराना चीज जो हम निकाल लेते 7/12 हिस्सा इस घर का और 5/12 हिस्सा इस घर का, जो हम लोग एक इसके जो वास्तविक किराया है उस वास्तविक किराए का अनुपात लेके बनाए थे। इस कारण से ऐसा बनाया गया है क्योंकि इस घर का जो साइज है वो बराबर नहीं था। इस घर का साइज छोटा था, उस घर का साइज बड़ा था। इस घर का रेंट 5,000 था, उस घर का रेंट 7,000 था वास्तव में। इस कारण से हम नगर पालिका मूल्य या जितने सारे चीज ऋण पर ब्याज हम आधा आधा नहीं बांट सके, इसलिए वास्तविक किराया जो है इसका कम है, इसका ज्यादा है। तो उसी का अनुपात निकाला गया जो 5/7 निकला था, पहले का 5/12, इसका 7/12। ठीक, तो उस अनुपात से हमें ऋण पर ब्याज भी देना पड़ेगा। ऋण पर ब्याज इसका 5/12 हिस्सा, इसका 7/12 हिस्सा, इस तरह से काट के पूरा निकालना पड़ेगा। फिर दोनों का जो आंसर आएगा लास्ट में, दोनों आंसर को हमें एक साथ प्लस कर देना है, तो कुल हमारा मकान से आय कितना बन जाएगा 60,020 रुपए टोटल हमारा मकान से इनकम हो जाएगा। तो अगर इस सॉल्यूशन में आपको कुछ भी दिक्कत जाता है सीधा कमेंट्स बॉक्स में पूछ दीजिए, आपको वही पे रिप्लाई मिलेगा, तुरंत वही पे रिप्लाई मिलेगा। और अगर वहां पे नहीं मिला तो इसके बारे में आपको एक वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस उस पे बोल दो एक बार कमेंट्स में। तो आशा करता हूं आपको किसी में कुछ डाउट नहीं रहेगा, अगर कुछ रहेगा तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट बॉक्स आप उसमें कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।